लिखो भाई, हमीर देव चौहान, हेडिंग डालो। हेडिंग डाली हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान का शासनकाल बताओ क्या है, बोलो। 1282 से क्या जगह मिली नहीं क्या? कल से आपकी क्लास में अलग अलग दो कर देंगे, दो क्लास कर देंगे कल से, ठीक है? ओके, एक क्लास सुबह 3 बजे से लेकर के और 12 बजे। सांस निकले उठा रहा हूँ, दिन का 3 बजे आना पड़े हो, इनको मतलब उठना तो 2 बजे पड़े हो। ध्यान दो, टाइम तो सेम ही रहेगा, क्लासें दो हो जाएगी। देखो भाई, हमीर देव चौहान के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने हमीर देव चौहान के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी कि दिल्ली का एक राजा था जिसका नाम था, एक तो जलालुद्दीन खिलजी जिसने आक्रमण किया था अमीर देव चौहान पर। एक मैंने बताया था उसके बाद उसका भतीजा और उसी का दामाद दोनों थे कोम्बो, जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी, उसने आक्रमण किया था। और आपके जीवन में जो काम आने वाली बात है वो दोनों आक्रमण इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से राजाओं ने आक्रमण किया। मैंने आपको बताया था कि बीएसटीसी बीएड वालों को विशेष रूप से ये बोला था कि आपने अगर पेपर में प्रश्न सही करना है तो आपके सीधे सीधे प्रश्न क्या आएंगे। एक तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी, तो किसने करी थी, गोविंद राज ने। तो बीएसटीसी बीएड वालों जो आज ही क्लास में बैठे हैं वो 2 लाइन लिख लो फटाफट जो आपके पेपर में आने वाली है। एक तो लिख लो, हम पढ़ क्या रहे हैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर के चौहान। हम क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल करके लिख लेना सभी, रणथंभौर के चौहान। और इसके अंदर आपने जो विशेष बातें लिखनी है, पहला ये लिखने, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी, गोविंद राज ने। कब करी, तो 1194 ईस्वी को। इसलिए गोविंद राज को कहा जाता है, गोविंद राज को क्या कहते हैं भाई, चौहानों का नहीं, सॉरी, हाँ, रणथंभौर के चौहानों का। रणथंभौर के चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष। बीएसटीसी वालों के जीवन में काम आने वाली बातें बीएड वालों के इतनी है। इसके बारे में, गोविंद राज के बारे में। इसके बाद आपको सीधा 3 4 5 राजा मैंने और लिखवाए थे, उनको छोड़ करके स्किप करके डायरेक्ट आपने कहां पहुंच जाना है, हमीर देव चौहान के पास आ जाना है। और इसके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं, ठीक है? आज जिनका पहला दिन हाथ ऊपर करें एक बार क्लास में, जिनका पहला दिन आज, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 विद्यार्थी, ओके। ये नोट कर लो बेटा, जिनका पहला दिन है वो ये चीज लिख लो, रणथंभौर के चौहान, हेडिंग डाल लो, टॉपिक का नाम लिख लो रणथंभौर के चौहान। और इसमें लिखना है चौहान वंश की स्थापना करी गोविंद राज ने, कब करी, 1194 में। और इसमें लिखना है को रणथंभौर के चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है, किसको कहा जाता है, गोविंद राज। ठीक है, लिख लिया। फिर हमने पढ़ना आगे हमीर देव चौहान के बारे में। इसे साफ कर दूं क्या, सर ब्यासी मान जाओ आप। हमीर देव चौहान के उपनाम लिख लो। इसे एक तो वचन का पक्का कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, वचन का पक्का। एक इसे कहा जाता है तलवार का धनी, क्या कहा जाता है इसको, तलवार का धनी।
और आप इसे ये भी कह सकते हैं रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी राजा, और इसे कह सकते हैं शरणागतों का रक्षक। तो लिख लो, एक तो ये लिख लो, क्या लिख लो, शरणागतों का रक्षक। और क्या कहा जा सकता है, रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी राजा। रणथंभौर के चौहान राजवंश में सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो हमीरदेव चौहान था। इसने एक यज्ञ का आयोजन करवाया था, कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था। ये प्रश्न आ सकता है पेपर में कि रणथंभौर का कौन सा शासक था जिसने कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था, तो कौन था बताओ, कौन है, विश्वरूप नाम का एक व्यक्ति था जिसके निर्देशन में हुआ था। तो ये भी लिख सकते हैं, विश्वरूप नामक पुरोहित के कर कमलों द्वारा किसके द्वारा करवाया गया, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, हमीरदेव चौहान ने कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था। किसके द्वारा करवाया, विश्वरूप नामक एक क्या था, पुरोहित था, उसी के हाथों इस यज्ञ का आयोजन करवाया था। यज्ञ ये अश्वमेघ यज्ञ की भांति था। अश्वमेघ यज्ञ तो जानते हो ना सभी, हाँ, एक घोड़ा जिसे छोड़ दिया जाता था, वो जिन जिन क्षेत्रों में होकर के वापिस लौटता था, अगर वहां का राजा उस घोड़े को नहीं रोकता था तो ये माना जाता था कि उस राजा ने, जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है उस राजा की अधीनता उसने स्वीकार कर ली है, जिसके राज्य से वो घोड़ा निकल जाता था। समझ रहे हो बात को, अगर कोई रोक लेता था तो उस घोड़े के साथ में बहुत सारे सैनिक होते थे और वो सैनिक उस राजा से बाद में युद्ध करते थे और फिर जीत जाते हार जाते, वो बात की बात। समझ आई बात क्या, तो इसने यज्ञ करवाया था हमीरदेव चौहान ने, शक्तिशाली राजा था इसीलिए करवा सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। आप लिखें इसके बाद, इसके बारे में एक बात कही जाती है, ये नोट कर लिया आपने, लिखो बेटा जल्दी जिन्होंने नहीं लिखा है। इनके बारे में एक बात बड़ी फेमस है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। बोलो क्या बोला मैंने, तो याद रही था, तिरिया तेल बस। ओके रिपोर्ट है, लिख लिया इतना, साफ कर दूं इसे, ओके। लिख लो इसके बारे में क्या कहावत प्रचलित है, तो लिखो हमीरदेव के बारे में ये टॉफी कौन खा रहा है क्लास में, हमीरदेव चौहान के बारे में, तो है टापर खावे खावे बात। सुबह सुबह तो लड़ लाग जाएगा, 3 रुपया दिया मन भी ना 4 दे दिया है, एडी पटक पटक के मन तो आप 5 रुपया पूरा देसी तो ही कोचिंग जा सुनी तो मैं जाऊंगा, फिर मना मुंह के 5 रुपए देते तब आते, ऐसे करते हो ना बच्चे हो गया। छोटा होता जब 1 रुपये लेके दुकान जाएगा जाता कि 1 रुपये में वो दुकान वाला गोली देन तो जेब में गा लेता, भी और मांगता है और दे दे, फिर वो एक्स्ट्रा लालच देन तो टाबरान विस्मान समूह लेने वास्ते हम तो जानते रहे, वो एक्स्ट्रा देन तो भी नहीं खाता रहता था, जेकी रिपियो लगा के लेती बस जेब में पड़ी पड़ी में पसीनो आगे बगल जाते जादू
हमीरदेव चौहान के बारे में आपने ज्ञानी के तो जेब में डाली हुई, एक दिन पूरी शर्ट यहाँ से खराब हो गई, याद है ज्ञानी तेरे को उस टाइम है? लिखो, हमीरदेव चौहान के बारे में प्रचलित है कहावत। प्रचलित कहावत क्या है? क्या है? बोलो, मैंने बताया ना अभी भी आपको, है तिरिया तेल, बस तिरिया मिरिया करते हो। देखो, लिखो, सिंह सुवन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार। कदली फले एक बार। फिर लिखना है आप वाली लाइन, तिरिया तेल अमीर हठ चढ़े ना दूजी बार। ये दोहा प्रचलित है। अमीर हट मतलब हमीरदेव चौहान के बारे में कहा गया है कि हमीरदेव चौहान ने एक बार हट ठान ली ना, अगर इसने सोच लिया कि मुझे आज इस किताब के 100 पेज पढ़ने हैं तो फिर पढ़ने ही है। फिर चाहे कोई आ जाए, चाहे कॉल आ जाए वोडाफोन वालों की कि आज तेरे को 5 GB नेट फ्री मिला है, उड़ा ले जितना मर्जी, लेकिन फिर भी मोबाइल के हाथ तक नहीं लगाना 100 पेज पढ़ के छोड़ने। कहा जाता है, देखो ध्यान दो, इसका मतलब जहां तक मुझे लगता है सही है कि नहीं, बात नहीं पता। इस दोहे का जो अर्थ है, कह रहे सिंह सुवन, तो शेर एक बार बच्चे को जन्म देता है। सत्पुरुष वचन, जो सत्पुरुष है उसके वचन एक बार जो बोल देता है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कदली फले एक बार के, केले के फल एक बार लगता है। और तिरिया तेल हमीरहट, जो युवती होती है विवाह से पहले जो हल्दी की रस्म होती है वो एक बार होती है, उसके बाद बार बार नहीं। इसी प्रकार हमीर हट है, जो हमीरदेव चौहान है, उसने एक बार अगर कोई बात कह दी तो फिर उस बात को वो पूरा करके ही मानता है, उस बात से वो मुकरता नहीं है। तो ये बात बोला गया कि बड़ा जिद्दी किस्म का इंसान था। कौन है? हमीरदेव चौहान। मैंने आपको कल एक कहानी बताई थी, याद है आपको? जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे वो कल वाली क्लास मैंने यूट्यूब पे डाली, उससे देख लेना। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को शरण दी थी, इसने दी थी ना, किसने? और उस शरणागत आए हुए व्यक्ति, मैंने एक लाइन भी लिखवाई, शरणागतों का रक्षक आ जाता है ना। तो एक शरण दी हुई व्यक्ति को जब वापस मांग रहा है दिल्ली का राजा, तो ये कह रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति को वापस नहीं लौटा सकता, आप चाहो तो मेरे साथ युद्ध लड़ सकते हो। और उस युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण तक दे दिए थे हमीरदेव चौहान ने, याद है आपको? तो वो हम बात आगे करेंगे अभी कि कैसे युद्ध हुआ, क्या मामला था। तो ये एक बार के लिए साफ कर दूं मैं। फिर आपने लिखना है, फिर आपने क्या लिखना है, एक लाइन आप लिख लो। लिखो, हमीरदेव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। हमीरदेव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। हमीरदेव ने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा था। 17 युद्ध लड़े थे जिनमें से हमीरदेव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा था। 16 युद्ध ये जीत गया था, एक युद्ध हार गया था लास्ट है, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा था। आपने लिखना है हमीरदेव से संबंधित जानकारी वाले ग्रंथ लिखने हैं आपने। लिखो, हमीरदेव संबंधी जानकारी वाले ग्रंथ लिख लो। कौन कौन से ग्रंथों में हमीरदेव के बारे में जानकारी मिलती है, तो थोड़ा सा स्पीड में आप लिखते जाना। मैं नाम बोल रहा हूँ, पहले ग्रंथ का नाम बोलूंगा, फिर मैं व्यक्ति का नाम बोलूंगा जिसने लिखा है, तो आप तुरंत तुरंत लिखते जाओगे स्पीड में, कोई समस्या नहीं आएगी ना। लिखो फिर पहला ग्रंथ हमीर महाकाव्य। क्या लिखोगे? पहला ग्रंथ हमीर महाकाव्य। और ये किसने लिखा बोलो? नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। इसके आगे लिख लेना, नयन चंद्र सूरी।
हमीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा किसने? नयन चंद्र सूरी ने लिखा। मैं 6, 7, 8 ग्रंथ आपको लिखवा रहा हूं। आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कौन से ग्रंथ में हमीर देव की जानकारी मिलती है, बल्कि आपसे यह पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा था। इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है ना। तो आपने लिखा हमीर महाकाव्य, लेखक कौन है इसके? नयन चंद्र सूरी है। दूसरा ग्रंथ आप लिखिएगा हमीर हठ। क्या लिखे? हमीर हठ। हठ नहीं, हठ। हमीर हठ ये लिखा था चंद्रशेखर ने। बंदे का नाम क्या था? चंद्रशेखर। एक ग्रंथ और है सुरजन चरित्र, ये भी लिखा चंद्रशेखर ने। सुरजन चरित्र भी किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा था। फिर मैंने 2 ग्रंथ लिखाए आपको, हमीर रासो लिखवाए ना इससे पहले मैंने, बोलो क्या लिखवाए थे? हमीर रासो 2 ग्रंथ लिखवाए थे, दोनों अलग अलग बंदों ने लिखा था। पहला ग्रंथ कब लिखा गया था? बताओ, किसी को पता हो तो। कईयों को ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। एक तो बस एंड ऑफिस। बोलो बोलो, कोई एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल दो, गलती बोल दो। है 1357 दोनों ही। बस लिख लो। एक तो 14वीं शताब्दी में, ऐसे लिखो। और तो थे नाल करो कौन मिनट। पहला मेरा ग्रंथ लिखा गया था कब? 14वीं शताब्दी में। दूसरा लिखा गया था 18वीं शताब्दी में। दूसरा लिखा गया था 18वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी वाला लिखा था सारंगधर ने। किसने लिखा? सारंगधर ने। और बाद वाला किसने लिखा? महाराणा जोधा ने। नहीं, ये जोधराज अलग है, ठीक है ना। तो प्रश्न आएगा हमीरासो 14वीं शताब्दी का ग्रंथ किसने लिखा, तो क्या बताओगे? सारंगधर बताओगे। हमीरासो 18वीं शताब्दी का ग्रंथ किसने लिखा, तो क्या बताओगे? जोधराज बताओगे, जोधराज। हमीर राज छड़ा, ये लिखो ग्रंथ। ग्रंथ का नाम है हमीर राज छड़ा। लिखा किसने? तो राजरूप नामक व्यक्ति ने लिखा। किसने लिखा? राजरूप के द्वारा लिखा गया था। लिखा किसने? तो राजरूप के द्वारा लिखा गया। हमीर बंधन ग्रंथ लिखो, हमीर बंधन। ये बंधन तो क्या, हाँ हमीर बंधन है। ये बंधन तो हमीर बंधन है, लिखो। हमीर बंधन लिखा अमृत कैलाश ने। हमीर बंधन किसने लिखा? किसने भाई? अमृत कैलाश। मैं आपको फिर कह रहा हूँ बेटा, आपके पेपर में जो प्रश्न मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, और मैंने आज तक आपको बताया है ना, कितनी बार बोला है मैंने क्लास में कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है तो वहां से प्रश्न आएगा 100%। आप पेपर देते ही घर आकर के मिला के देख लेना नोटबुक आपकी, ठीक है ना। तो 2013 से मैं बीएसटीसी वालों को पढ़ा रहा हूँ। बीएसटीसी बीएड वालों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकियों के तो कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, तो क्या बाहर से क्या आएगा। बीएसटीसी बीएड वालों, आपके पास समय कम है, इसलिए जो चीजें मैं आपको कह रहा हूँ ना, उन पे पूरा फोकस रख करके उनको ढंग से पढ़ लेना। सिलेक्शन अगर चाहते हो तो, चाहते हो क्या सिलेक्शन मिलेगा फिर आपको, लिखो। हमीर रायण ग्रंथ का नाम है हमीर रायण। बंधु व्यास ग्रंथ का नाम, लेखक कौन है? बंधु व्यास। हमीर मध्यमर्दन ग्रंथ भी है एक, ये आपको पता है किसने लिखा? यहाँ लिख दूं,
अमीर मदमर्दन। कौन बताएगा अभी किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर मदमर्दन बताओ, बोलो शाबाश, किसी को पता हो? हे लक्ष्मी, बताएं किसने लिखा? किसने? नहीं पता? जिंदावर साहब देख ले डंगू, नस सके तो ऊंचे हाइट जाता है, नस सके तो भूल दे बायो ज्यादा पड़े। लिख लो, अमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी। जनार्दन जनार्दन के बोले। अमीर मदमर्दन किसने लिखा? जय सिंह सूरी ने लिखा था। इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, मैं 5वीं बार लिखवा रहा हूं आपको ये। दिल्ली का दिमाग नहीं आपके पास। फिर लिखो रूप परीक्षा, ग्रंथ का नाम लिखो रूप परीक्षा। यह ग्रंथ लिखा विद्यापति गौड़ ने। विद्यापति गौड़, विद्यापति गौड़ के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। एक दो बातें और लिखवा करके फिर हम चलेंगे युद्ध के मैदान की ओर। तैयार हो सभी? ठीक है, घर पे बोल के हो ना सब? ओके, आप लिखिएगा। अच्छा ये लिखो, हमीरदेव चौहान की नीति थी दिग्विजय की नीति। लिख लो। लिख लिया गया पहले? लिखा पहले? नहीं लिखा तो लिख लेना। हमीरदेव चौहान की नीति कैसी थी? अच्छी नीति की माड़ी नीति? नीति कौन सी थी? तो दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति थी भाई, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं सीधा सीधा। अब आपने क्या लिखना है? अभी मैं आपसे पूछ करके एक बात लिखने वाला हूं। आप तैयार हो जाओ। यही तो पेज पलटना चालू कर दिया। हाँ कौन भी पूछ ही के, फिर भी कॉन्फिडेंस देखो खुद पे कितना है। तो आप लिखें, लिखें क्या बताएं आप मेरे को। हमीरदेव चौहान ने एक छतरी का निर्माण करवाया था। क्या नाम? अरे वाह, लिखो हमीरदेव ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। कहाँ बनवाई भाई? एक बार मैंने रणथंभौर लिखवा दिया था ऐसे, पेपर में सवाई माधोपुर आ गया, टाबर आगे गल पड़ गया मेरे। क्या गुरुजी थे तो गलत लिखाओ। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। ऐसे बहुत बार हुआ है। एक बार लिखवा दिया था बच्चों को कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से। पेपर में प्रश्न आया, स्नेक माउंट से कौन सी नदी का उद्गम होता है? टाबर का गुरुजी लिखवाए कौन? स्नेक माउंट, नाग पहाड़। प्रश्न आया एक बार, बार बार आता रहा कि ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी कौन है? जोधपुर है। पेपर में प्रश्न आ गया, नीला शहर कौन सा है? टाबर फिर इन्हें भी देखा। ओके आ जाओ, गुरुजी लिखा हुई कोई आधी बात लिखो। ब्लू सिटी मतलब नीला शहर है, तो कौन सा है? और तो और ब्लू पोट्री कहाँ की है? ब्लू पोट्री जयपुर की, वहां पे आ गया नीली पोट्री। ऐसे प्रश्न आते हैं। लैंग्वेज चेंज कर देता है थोड़ा सा। एग्जामिनर चाहता है कि आपके प्रश्न 14 से ज्यादा गलत हो, लेकिन आप तो आप हैं, गलत होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे ना? लिखो आगे। क्या लिखा आपने? 32 खंभों की छतरी बनवाई किसने? कहाँ पे और कहाँ है ये? इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। लिख लिया? मैंने आपको बताया था यह छतरी बनवाई किसने थी? हमीरदेव ने
अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में बनवाई थी। इसके पिता ने 32 साल तक शासन किया था और बाद में भी उन्होंने अपने अपने जिंदे या जीवन पर्यंत, उन्होंने जीवन पर्यंत नहीं कह सकते, वो जिंदा थे तभी उन्होंने अपना शासन अपने पुत्र को सौंप दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे मरने के बाद ही राजा बने, ठीक है। और खुद सन्यासी हो गए थे, बाद में तपस्वी बन गए थे। तो इसलिए ये बड़ा खुश हुआ कौन, अमीर देव। और खुश होने के बाद इसने पहले पापा छतरी तो बनाई दूसरी, है ना, और 32 खम्भों की छतरी बना दी। तभी से गाना चल गया बब्बू मान का, कौन सा गाना था ना, सारा याद है। यस, चलो लिखो आगे। अब हम करवाते हैं युद्ध, करवा दें। ये नोट कर लिया ना आपने, कर लिया। एक बात आपने लिखनी है, अमीर खुसरो का ग्रंथ है, तो बताएगा अमीर खुसरो का ग्रंथ लिखवाया हुआ है ये भी मैंने आपको, बता दो। सीमा गुप्ता जी बताओ। बताओ आगे है, कौन बताओ। आगे ये आगे ये तारीख ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ है, किसका लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में मैं आज ही पढ़ के आया सुबह सुबह, इसके अनुसार मैं आपको बात बता रहा हूँ के अनुसार, इसी ग्रंथ के अनुसार मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जा नहीं रहा, ये खड़ा खड़ा बताऊंगा। देखो पहले तो जो विद्यार्थी नए हैं उनको मैं रणथंभौर का दुर्ग बता दूं कहाँ है। गए हो क्या कभी रणथंभौर, जाना मत, शेर खा जाएंगे। ये सवाई माधोपुर यहाँ पे रह गया और इस सवाई माधोपुर के अंदर दुर्ग है रणथंभौर का, ठीक है। दिख रहा है क्या ये आपको, इसका नाम क्या है, रणथंभौर। ओके, यहाँ का राजा कौन है, शासक है हमीर देव। और कैसे हो, दिल्ली का राजा कौन है पता है उस समय, अरे अलाउद्दीन से पहले भी कोई आया होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मैंने आपको कहा था कि मैं जलालुद्दीन को जेके लिखूंगा, क्योंकि इतना बड़ा नाम लेना हमारे को जरूरी थोड़ी है, खुशी थोड़ी है। ढंग का बंदा हो तो भी नाम लेने को काम क्या है इसके। इसने क्या कर दिया, रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया कब किया, 1291। ना तो मैं थारी 90 मानू, ना थारी 92 मानू, पोस्ट कार्ड लिए मैं दोनों 91, ठीक है। ओके देखो
आक्रमण 1291 में किया। ये बात इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बात जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। किसका है वो? पहली बात तो ये हार गया। ये युद्ध हार गया था जलालुद्दीन, दिल्ली से आया इतनी दूर आकर के। अच्छा, इनके बस की बात नहीं होती थी युद्ध जितना, क्योंकि राजस्थान में जो राजपूत लोग थे ना, उन्होंने जो दुर्ग बनवाए थे, इस तरीके से उन्होंने दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब यहाँ तो आपको पता है, इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में तो एक बंदे ने ये भी बोल दिया कि ये दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। किसने बोला ये? बस टेंट है पीछे है। चलो चलो, मैं बताता हूँ अभी आगे। उससे पहले देखो, जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के एक पहाड़ियों पे और झाड़ियों से घिरा हुआ ऐसा एक दुर्ग था। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि राजपूत जो दुर्ग बनाते थे वो काफी ऊंचाई पे बनाया करते थे। अब मान लो मैं किसी ऊंचाई पे बैठा हूँ राजा बन करके, है ना, और मेरे चारों तरफ सेना वगैरह खूब गोला बारूद सब कुछ है। आप आ रहे हो, मान लो मैं 5 ही बंदे हैं ऊपर, आप 100 जने आ रहे हो उधर से, जितने ज्यादा आएंगे ना उतने फायदा होगा ऊपर से पत्थर फेंकने वाले को, है नी? 100 जने है तो ज्यादा संभावना है कि ज्यादा वो वोट पकाओ, जो कम है तो उसका बची जगह, है ना? तो इतने ऊंचे दुर्ग पर वो आकर के उस पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता था, जीत नहीं पाते थे। तो उनके पास से एक ही रास्ता होता था, वो क्या करते थे, दुर्ग की घेराबंदी करके रखते थे। और उनको लगता था कि इनकी भोजन सामग्री वगैरह खत्म होएगी तो दुर्ग से बाहर निकलना पड़ेगा और जी बाहर हमारा चिपला आ जाए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का प्लान तो ठीक था, लेकिन ये बुढ़ा था बिल्कुल। इसको लगा भी हो सकता है कल तक जिए कि नहीं जिए, अपने बेटे 6 महीने का भरोसा करके, है ना? तो ये तो केले भी पक्के नहीं, कच्चे नहीं खरीद, पक्के नहीं खरीदता था। कहते हैं दुकानदार कई बार कि थोड़ा थोड़ा पक्का दिन का टाइम तैयार हो जाए। ये तो वो भी कौन ला, तो बोले दिन का टाइम था कौन मेरे बना दो, हम तो जमा पकड़ा दे। ऐसा बंदा था ये। तो आक्रमण किया, लेकिन ये इस रणथंभौर को जीत नहीं पाया। जीत नहीं पाया तो वापिस जा रहे, और जाते जाते फिर भी बेइज्जती तो हो रही है ना खुद की, तो खुद का बचाव करने के लिए कुछ ऐसी बात बोल के जा रहा है ताकि लोग ये कहे भी ठीक है बंदा तो सही है, इसकी बेइज्जती ना हो ज्यादा। इसलिए पता है क्या बोल के गया? हार गया, और वापिस जाते समय बोला, हेलो मारे को बेटो दो, के मैं नहीं, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। क्या बोला इसने? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये बात बोल करके और वापस भाग गया था। फिर 1296 तक ये जिंदा तो रहा था, लेकिन दोबारा कभी रणथंभौर की ओर इसने आने की हिम्मत नहीं करी थी। लेकिन मैंने आपको बताया बाद में इसकी हत्या कर देगा इसका भतीजा, और बाद में इसकी पुत्री से विवाह भी कर लेगा, तो इसका दामाद भी, तो वो बाद में आक्रमण करेगा। और वो खतरनाक कहानी है, वो हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो आप ये चीज नोट कर ले सकते हो। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। लिख लियो बेटा ब्रो, है? लिख लिया?
लिखिए, नोट कर लिया तो एक लाइन लिखे। ये नोट कर लिया तो एक लाइन लिखे सभी। नोट किया नहीं? करो जल्दी। लिखोगे लाइन आगे? लिखिए एक लाइन। इस आक्रमण के दौरान, इस आक्रमण के दौरान, इस आक्रमण के दौरान हमीर देव का सेनापति गुरुदास सैनी, हमीर देव का सेनापति गुरुदास सैनी वीर गति को प्राप्त हुआ था। इस आक्रमण के दौरान हमीर देव का जो सेनापति है, गुरुदास सैनी नाम है उसका, वो आक्रमण के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गया था। हेलो, 5 मिनट के बाद 21 से ऐसे कविता बात करना, ठीक है, अभी क्लास के बाद। नोट कर लिया आपने? सेनापति का क्या नाम है? हमीर देव के गुरुदास सैनी, वो इस युद्ध में मारा जाता है। इसके बाद आप लिखिएगा लाइन आगे, एक लाइन और लिखे, 2 लाइनें मैं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आगे हम आक्रमण करवाएंगे फिर से। ये तो नोट कर लिया ना सभी ने? बता देना, कोई पीछे नहीं रह जाना। हाँ, सेना आ रही है पीछे, तो फिर कहोगे मैं तो एकला रह गया। लिखो, लिखो। 1296 ईस्वी के अंदर, लिखो 1296 ईस्वी में जेके के चाचा, सॉरी, जेके के भतीजा, जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी, जेके के भतीजे एके, आप पूरा नाम लिखना, एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी, जेके के भतीजे एके अर्थात एके का अलाउद्दीन खिलजी पूरा नाम है। एके ने हत्या कर दी थी इसकी, जेके की। जेके को किसने मार दिया? एके ने मार दिया, और शासक बन गया, और दिल्ली का शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली का शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी बन गया। ठीक है, ठीक है, अरे बोलो। अब हम आक्रमण करवाएंगे जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और ये आक्रमण बड़ा भयंकर होगा। तो आक्रमण हम कल करवाएंगे, लेकिन आक्रमण के कारण क्या थे वो मैं आज लिखवा करके छोड़ने वाला हूं। लिख लो, ऐसे लिखो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हमीर देव पे आक्रमण के कारण, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हमीर देव चौहान पर आक्रमण के निम्न कारण, ऐसे लिख सकते हो, या क्या कारण थे वो लिख सकते हो आप। पहला कारण तो देखो क्या हो सकता है। पहला कारण है अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। पहला तो ये कारण, इसलिए उसने आक्रमण किया। पहला आक्रमण का कारण क्या है? अपने चाचा जी की हार का बदला लेना चाहता है। दूसरा कारण, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति।
साम्राज्यवादी नीति। अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए भी उसने आक्रमण किया रणथंभौर पर। तीसरा कारण, एके से हमीर देव द्वारा अपने राज्य से गुजरने पर कर वसूलना। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अन्य क्षेत्रों को जीत करके जब वापस लौट रहा था तो सवाई माधोपुर रणथंभौर होकर के गुजर रहा था। उस समय हमीर देव ने उसको रोक लिया और रोक करके उससे कर वसूला था। बोला टैक्स देना पड़ेगा, मेरे राज्य में आया तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं तेरे पास। अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम चुपचाप टैक्स दे करके निकल गया था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वापिस आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, तेरे कर अर्जुन आएंगे। देखो चौथा, देखो आगे चौथा कारण क्या था? चौथा कारण था अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमनड़ी। अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना, मराठा बेगम ये थी तो मराठा, लेकिन पत्नी उसकी थी शादी। राजा बहुत शादियां करते थे, जिधर भी जाते थे शादी करके आते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना के, कैसे लिखें, ऐसे लिख लो, चिमना के प्रेमी, नाम क्या उसका? मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, जिसने बाद में विद्रोह कर दिया और इसे हमीर देव ने शरण दी। ये कारण माना जाता है कि हमीर देव ने क्या किया, उसको शरण दे दी। मैंने आपको ग्रंथ लिखाया था ना, हमीर हठ, ऐसे लिख लेना, बिंदु संख्या 4। जो ग्रंथ लिखा आपने हमीर हठ के अनुसार है। चौथा पॉइंट कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम और वो कहानी जो बताई ना, वो कौन से ग्रंथ के अनुसार है? हमीर हठ नामक ग्रंथ है, उसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि इस प्रकार से ये रेलगाड़ी स्टेशन पे बैठे थे, ये बातें सारी वहां आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, बेटा वो चित्तौड़गढ़ का जो पद्मिनी थी उसके बारे में है। वो जब हमने मेवाड़ पढ़ा था, वहां का राव रतन सिंह पढ़ा था, उसकी पत्नी थी पद्मिनी, उसको ये बोला था, इसने नहीं बोला था। इसकी कहा पत्नी तक तो पहुंचा ही नहीं वो। अमीर देव की पत्नी थी, उसने तो जोहर किया था, वो बात अलग है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। वो करेगा 1303 में करेगा, वो है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण करेगा ना। वहां पद्मिनी जो है वो एक सेनापति नहीं सॉरी, राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति था रतन सिंह के दरबार में। वो जाकर के अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि पद्मिनी बहुत सुंदर है ना, बताया मैंने आपको पहले। तो उसके हिसाब से फिर वो वापस आता है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ में। वो कहता है मैं पद्मिनी के दर्शन करना चाहता हूँ, फिर शीशे में उसकी शक्ल वगैरह दिखाई दी। वो चित्तौड़गढ़ की बात है, ये रणथंभौर की बात है। ठीक है, नोट कर लिया आपने इतना? तो ये कुछ कारण थे, 4 मैंने आपको बताए आक्रमण के। आक्रमण किया किसने?
अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, कल करवाएंगे आक्रमण हम। इस पे हमीरदेव चौहान पे कैसे आक्रमण होगा, कैसे बंदूकें चलेगी, गोले चलेंगे, कई सीध माहौल पे मर भी जाएगा, है ना। तो कल हम पूरा कर देंगे रणथंभौर का चौहान, और परसों फिर कोई नया शुरू करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करें ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी युद्ध लड़े राजस्थान में, देखो राजस्थान में इसने मुख्य कितने युद्ध लड़े पता आपको? एक तो जैसे इसने पहला आक्रमण किया रणथंभौर पे, ये किस लिए किया इसने? इसकी खुद की पत्नी के कारण इसको आक्रमण करना पड़ा है। इसके बाद 1303 में आक्रमण करेगा, वो क्यों करेगा? वो रतन सिंह की पत्नी के कारण आक्रमण करना पड़ा इसको। इसके बाद एक आक्रमण जालोर पर करेगा, वो इसकी खुद की पुत्री फिरोजा के कारण आक्रमण करना पड़ेगा। इसने गुजरात में भी एक आक्रमण किया था, वो भी गुजरात के राजा की एक पत्नी थी, उसके लिए आक्रमण किया था। तो लुगाइयां खातर लड़ते लड़ते मर गए, ठीक है।